ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, इंडियन एकेडमी श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद में आप इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें। आज का अपना टॉपिक है वायुदाब और वायुदाब की पेटियां। कोई भी कंपटीशन हो, प्रत्येक कंपटीशन में ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, पढ़ना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम देखते हैं कि वायु क्या है। वायु क्या है तो इसके लिए मैं एक ही शब्द कहूंगा कि ये भौतिक वस्तु है। भौतिक वस्तु है। भौतिक वस्तु क्यों है? क्योंकि ये गैसों का मिश्रण है। ये गैसों का मिश्रण है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? भौतिक वस्तु कह देते हैं। वायु का भार होता है, ये शाश्वत सत्य बात है। भार होगा वायु का, और भार सर्वाधिक होता कहाँ है? सागर तल पर होता है। ये सारे के सारे सवाल बनते अपने आप में कि वायु का सर्वाधिक भार कहाँ होता है? सागर तल पर होता है। और सागर तल पर भी कितना होता है? 14.7 पौंड। 14.7 पौंड इतना भार मिलेगा कहाँ पर? सागर तल पर। वायु को जो नापने की इकाई है वो कौन सी है? वो मिलीबार है। मिलीबार है। इसमें वायुदाब की इकाई के रूप में इसको नापते हैं। किस में? वायुदाब मापी में, जिसका नाम क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर ये यंत्र है। बैरोमीटर तो यंत्र है और मिलीबार इसकी क्या है? इकाई है। इसको अन्य इकाइयों में किस किस में बांटते हैं? एक तो इंच में भी नापा जाता है, दूसरा सेंटीमीटर में नापा जाता है, और तीसरा मिलीबार में नापा जाता है। मिलीबार में। इंच में यदि हम नापेंगे तो इसकी समुद्र तल पर पारे की जो ऊंचाई होगी वो कितनी आएगी? 29.92 इंच आएगी। 29.92 इंच आएगी। और यदि सेंटीमीटर में नापेंगे तो ये कितना? 76 सेंटीमीटर। ये भी इंच 29.92 तो इंच है, और सेंटीमीटर में 76 सेंटीमीटर आएगा। और यदि हम मिलीबार में देखें तो कितना आएगा? 1013.25 मिलीबार इतना आएगा सागर तल पर वायु का भार। क्लियर है? अब हम इंच में यदि पारे के अनुपात में इसका मिलीबार का तुलना करें इस इंच में तो 0.1, इसको ध्यान से सुनना, 0.1 इंच जो वायु दाब होता है वो कितने मिलीबार के बराबर होगा? तो वो 3.4 मिलीबार के बराबर होगा। क्लियर है? तो ये इसकी प्रारंभिक सूचनाएं हैं। किसकी? वायुदाब की। वायु का भार होता है प्रति इकाई क्षेत्र में, चाहे वो 1 स्क्वायर फीट हो, चाहे वो 1 स्क्वायर मीटर हो, प्रति इकाई क्षेत्र में यदि एक स्तंभाकार रूप में जितना वायु सतह पर भार लगा रही है उस वायु का भार ही क्या कहलाता है? वायु दाब कहलाता है। और पृथ्वी पर यदि वायु दाब की पेटियों की बात करें तो पृथ्वी पर वायु दाब की 7 पेटियां बनती है। वो कौन कौन सी पेटियां हैं हम एक एक का वर्णन कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जरूर ध्यान रखना कि पृथ्वी पर वायु दाब की 7 पेटियां बनती है। 7 पेटियां। 7 पेटियों में जो 3 पेटियां हैं वो तापजन्य हैं। तापजन्य है मतलब तापमान के कारण इसका निर्माण होता है। कितनी पेटियों का? 3 पेटियों का। कौन सी है वो हम अभी वर्णन करते हैं। और 4 पेटियां जो है
वो कौन सी है? गतिजन्य। गतिजन्य कितनी पेटियां हैं? 4 पेटियां हैं। 4 पेटियों का निर्माण पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। क्लियर है? अब हम इन पेटियों का वर्णन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पृथ्वी की ये आकृति बनाई। पृथ्वी की आकृति में मध्यवर्ती भाग में यहाँ पर 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, ये ध्यान में रखना है। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण में यहाँ पर क्या होगा? पृथ्वी की घूर्णन गति का जो प्रभाव है वो नगण्य होगा। नगण्य होगा कारण कि ये जो है, ये पृथ्वी का जो मध्यवर्ती भाग है ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है। विषुवत रेखीय क्षेत्र है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में हवाओं के संदर्भ में पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव नगण्य होगा। यहाँ पर एक बल लगता है, कौन सा? जिसका नाम है केंद्रापसारी बल। केंद्रापसारी बल, जिसका दूसरा नाम क्या है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल और केंद्रापसारी बल, ये तो दोनों तो क्या होते हैं? अधिकतम होते हैं। अधिकतम पृथ्वी पर अधिकतम केंद्रापसारी या अपकेंद्रीय बल कहां पर लगता है? वो तो लगता है विषुवत रेखीय क्षेत्र में। लेकिन यदि घूर्णन गति के कारण हवाएं अपना जो मूल दिशा है उसको परिवर्तित कर दे, मूल दिशा से विचलित हो जाए, तो वो किस बल के कारण होता है? वो कोरियलिस बल के कारण होता है। और कोरियलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो भी पवन चलेगी, उत्तरी गोलार्ध में जो भी पवन चलेगी, वो पवन किस ओर स्थापित हो जाएगी? अब ये ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में 4 दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तरी गोलार्ध में भी है 4 दिशाएं, दक्षिण में भी है। उत्तरी गोलार्ध में जो भी पवन चलेगी वो कोरियलिस बल के कारण अपने दाईं ओर, यदि ये है तो इस तरफ, ये है तो इस तरफ, ये है तो इस तरफ, और यहाँ पर है तो इस तरफ, चारों दिशा में इस तरफ चलेगी तो इस तरफ विचलित हो जाएगी। यदि इस तरफ पूर्व की ओर चल रही है तो थोड़ा विचलित हो जाएगी, दक्षिण की ओर चल रही है तो भी विचलित, और पश्चिम की तरफ चल रही है तो भी विचलित। कैसे विचलित हो रही है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अब ये ध्यान रखना कि उत्तरी गोलार्ध में जो कोरियलिस बल के कारण हवाओं का मूवमेंट होगा वो कैसे होगा? क्लॉकवाइज होगा। और ये क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है ये पवनों के रूप में हमें काम आएगा, लेकिन वायुदाब की पेटियों में भी काम आएगा। क्लियर है? दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें चलेंगी वो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी, इससे जस्ट विपरीत। मतलब जो भी पवन है दक्षिणी गोलार्ध की वो कोरियलिस बल के प्रभाव के कारण अपनी बाईं ओर ये विचलित हो जाएगी, और बाईं ओर विचलित होने से इसकी मूवमेंट कैसी बनती है? एंटी क्लॉकवाइज बनती है। एंटी क्लॉकवाइज बनती है। क्लियर है? अब इसकी वजह से होता क्या है कि जो पृथ्वी का एक गोलार्ध का मध्यवर्ती भाग है, जैसे ये एक गोलार्ध बनाया, इसका जो ये मध्यवर्ती भाग है यहाँ वाला, यहाँ पर कोरियलिस बल के कारण जो घूर्णन गति और कोरियलिस बल का जो प्रभाव रहता है वो अधिक रहेगा, सर्वाधिक रहेगा। हालांकि कोरियलिस बल जो अधिकतम होता है वो ध्रुवों पर होता है, लेकिन यहाँ पर हवा विचलित नहीं होती है, यहाँ पर इसकी वायु का विचलन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मध्यवर्ती भाग में सर्वाधिक रहेगा, इसका प्रभाव रहता कैसे है वो हम वायुदाब की पेटियों में पढ़ते हैं। अब इसके कारण होगा क्या? जैसे ये एक गोलार्ध हो गया, इस एक गोलार्ध में जो ये 30 से 35 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच का हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पर जो वायुदाब की पेटी बनती है उस वायुदाब की पेटी का नाम क्या है? कुपोषण।
उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, ये ध्यान में रखना है। उपोष्ण कटिबंध क्यों बना है? क्योंकि विषुवतरेखीय क्षेत्र का नाम क्या है? उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ये ध्यान में रखना। उष्ण कटिबंध के निकटवर्ती क्षेत्र है, इसलिए उष्ण के साथ उप लग गया, उप का मतलब नजदीक, तो उपोष्ण हो गया। यहाँ पर दोनों ही गोलार्धों में बनती है ये पेटी, दोनों ही गोलार्धों में बनेगी, तो यहां भी कौन सा हो गया? उपोष्ण कटिबंध हो गया, ये भी उपोष्ण कटिबंध है। क्लियर है? अब ये ध्यान रखना, जो मध्यवर्ती भाग है यहां पर कोरियलिस बल का प्रभाव जीरो है, जीरो है, इसलिए यहाँ पर टोटल प्रभाव किसका रहेगा? तापमान का रहेगा, इसलिए यहाँ पर तापमान हमेशा ही उच्च होता है। तो तापमान उच्च है, और तापमान और वायु दाब का हमेशा क्या रहता है? विपरीत संबंध रहता है। तापमान उच्च है तो एयर प्रेशर, एयर प्रेशर क्या हुआ? वायु दाब हमेशा ही क्या रहेगा? निम्न रहेगा। अब इस पेटी को ध्यान में रखना, ये एक पेटी कंप्लीट हुई, कौन सी? जो मध्यवर्ती भाग में, इसका नाम है उष्ण कटिबंधीय, उच्च ताप और निम्न वायुदाब की पेटी है। ये वायुदाब यहाँ निम्न रहता है, उच्च ताप रहता है, कोरियलिस बल का प्रभाव है नहीं, इसलिए यहाँ पर बड़ी शांत सा स्वभाव रहता है हवा का। इसीलिए यहाँ पर जो वायुदाब की पेटी बनी है, इसको क्या नाम देंगे? डोल्ड्रम पेटी। ये ध्यान में रखना, इसका नाम क्या होगा? डोल्ड्रम, डोल्ड्रम पेटी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हवा जो होती है वो बड़ी शांत रहती है। क्लियर है? और दोनों ही गोलार्धों में जो निकटवर्ती भागों में 30 से 35 अक्षांशों के बीच में जो वायुदाब की पेटी बनी है, यहाँ पर क्या होगा? तापमान तो उच्च होगा, तापमान तो उच्च होगा, लेकिन यहाँ पर एयर प्रेशर मतलब वायुदाब जो होगा वो भी उच्च होगा, वायुदाब भी उच्च होगा। दोनों ही गोलार्धों में 30 से 35 अक्षांशों के बीच में। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? इसके लिए हम एक पेटी देखते हैं, कौन सी? जो 60 से 65 अक्षांशों के बीच में है। 60 से 65 अक्षांशों के बीच में उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, यहाँ पर भी 60 से 65 अक्षांशों के बीच में है, दक्षिणी गोलार्ध में भी है, उत्तरी गोलार्ध में भी है। अब ये जो पेटी है ये ध्रुवों के नजदीक है, ध्रुवों के नजदीक है, इसलिए इस पेटी का नाम क्या है? उपध्रुवीय, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय ध्रुवों के नजदीक है। तो तापमान कैसा रहेगा? यहाँ पर हमेशा ही निम्न रहेगा, तापमान निम्न रहेगा। और मैंने यहाँ बताया था कि कोरियलिस बल का प्रभाव यहाँ क्रमशः ज्यादा होता जाएगा। तो यहाँ कोरियलिस बल के प्रभाव के कारण जो तापमान कम रहने के कारण वायुदाब उच्च होना चाहिए था, वो उच्च वायुदाब कोरियलिस बल के कारण कहां स्लाइड हो गया? वो उपोष्ण कटिबंध में अभिवहित हो जाता है। ये शब्द याद रखना, अभिवहित हो जाता है। कहां पर स्थापित हो जाएगा? उपोष्ण कटिबंध में। इसीलिए उपोष्ण कटिबंध में ताप अधिक होते हुए भी वायुदाब अधिक होता है, और उपध्रुवीय क्षेत्र में ताप कम होते हुए भी वायुदाब भी कम होता है, वायुदाब भी कम रहेगा। ये ध्यान में रखना है। दोनों ही गोलार्धों में यहाँ पर भी उपध्रुवीय क्षेत्र है और ताप यहाँ कम रहेगा, और एयर प्रेशर वायुदाब यहाँ कम रहेगा। और अंतिम जो पेटी बनती है वो कौन सी है? ध्रुवीय पेटी, ध्रुवीय पेटी, ध्रुवीय पेटी। ध्रुवीय पेटी में कभी भी सूर्य की किरणें सीधी आती नहीं है, तो यहाँ ताप हमेशा ही क्या रहेगा? निम्न रहेगा। और यहाँ पर घूर्णन गति का प्रभाव भी क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। तो घूर्णन गति का प्रभाव नगण्य होने के कारण यहाँ पर एयर प्रेशर केवल किससे प्रभावित होगा? तापमान से प्रभावित होगा।
तापमान यहाँ पर न्यूनतम है, तापमान और एयर प्रेशर का विपरीत संबंध होता है, तो यहाँ पर एयर प्रेशर वायु दाब कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोनों ही गोलार्धों की तरफ बढ़ना है। सबसे पहले उष्ण कटिबंध पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, यहाँ पर तापमान कैसा ज्यादा होगा और यहाँ पर घूर्णन गति का प्रभाव कोरियलिस बल का है नहीं, इसीलिए यहाँ एयर प्रेशर कैसा होगा, तापमान से उल्टा, ताप ज्यादा एयर प्रेशर कम। इससे निकटवर्ती दोनों गोलार्धों में पेटी बन रही है, कौन सी, उपोष्ण कटिबंध, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ दोनों ही कटिबंध में ताप कैसा रहेगा, उच्च रहेगा, और यहाँ पर कोरियलिस बल का प्रभाव होता है। तो ताप उच्च रहते हुए भी जो उपध्रुवीय क्षेत्र का उच्च वायुदाब होना चाहिए था, वो अभिवहित होकर के कहां स्लाइड हो जाता है, वो उपोष्ण कटिबंध में स्लाइड हो जाता है। इसलिए दोनों ही गोलार्धों में जो उपोष्ण कटिबंध की पेटी बनी है, वहां पर वायुदाब कैसा होगा, हमेशा ही उच्च होगा। क्लियर है। और उपध्रुवीय क्षेत्र में दोनों ही गोलार्धों में जो ताप होगा वो हमेशा निम्न होगा, और वायुदाब यहाँ का कैसा होगा, क्योंकि ये कोरियलिस बल के प्रभाव में होती है, तो यहाँ पर ताप कम रहते हुए भी यहाँ वायुदाब भी कम रहता है। कहाँ पर, उपध्रुवीय पेटी में। इसके नाम कैसे होंगे उपध्रुवीय पेटी के, जैसे उपध्रुवीय निम्न ताप और निम्न वायुदाब की पेटी। क्लियर है। उपोष्ण कटिबंध कहते हैं तो उपोष्ण कटिबंधी है उच्च ताप और उच्च वायुदाब की पेटी, और ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं तो ध्रुवीय कौन सी, निम्न ताप और उच्च वायुदाब की पेटी, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र में ताप और वायुदाब का विपरीत संबंध रहेगा। अब ताप और वायुदाब के बीच में विपरीत संबंध रहने वाले जो क्षेत्र है वो कौन से बन गए, एक तो विषुवतरेखीय क्षेत्र बन गया और एक ध्रुवीय क्षेत्र बन गया। इनके बीच में तो दो पेटियां बन रही है प्रत्येक गोलार्ध में, वो किससे बन रही है, वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बन रही है, इसीलिए उनको क्या कह देते हैं, गतिजन्य पेटी कह देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर विशेष बात आपने ध्यान में रखनी है, ये पढ़ने के बाद में इसी चित्र में मैं एक चीज बता रहा हूं, आप कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठ जाना और उस कॉपी पेन में जो मैं बना रहा हूं वो चीज आप भी बना लेना। देखें, मैं एक गोलार्ध में जो वायु का रूपांतरण बता रहा था, जो वहन बता रहा था, पवनें जो चलती है उसका प्रतिरूप बता रहा था, वो कैसा होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया। और दक्षिणी गोलार्ध में जो होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये ध्यान में रखना। और वायु जो होती है, वायु हमेशा ही उच्च वायुदाब से किस तरफ बहेगी, निम्न वायुदाब की ओर बहेगी। ये वायु का बहने का हमेशा ये कि प्रतिरूप रहता है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर रहेगी। क्लियर है। अब देखिए, आपने क्या करना है, यहाँ पर वायुदाब में जो पवनों का प्रवाह है वो बताना है। उष्ण कटिबंध जो है, यहाँ पर जो वायु चलेगी वो मैंने बता दिया कौन सी होगी, डोल्ड्रम, बड़ी शांत प्रकार की वायु बहेगी। क्लियर है। यहाँ उपोष्ण कटिबंध में एयर प्रेशर कैसा है, हाई है, ये ध्यान में रखना है, हाई है दोनों ही गोलार्धों में। और उपोष्ण कटिबंध के दोनों तरफ, यहाँ उपोष्ण कटिबंध के चाहे उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाएं चाहे हम उष्ण कटिबंध की ओर जाएं, दोनों ही तरफ क्या है, वायुदाब कम है। तो मतलब उपोष्ण कटिबंध से हमेशा वायुदाब की जो पवनें हैं वो एक तो उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर बहेगी और एक उष्ण कटिबंध की ओर बहेगी। अब देखिए दोनों तरफ कैसे बहती है, यहां से कैसे जानी चाहिए, यहां से इस प्रकार
क्योंकि यहाँ तो वायुदाब ज्यादा है उपोष्ण कटिबंध में और उप ध्रुवीय क्षेत्र में कम है, तो यहाँ ऐसे चलनी चाहिए और इस तरफ विषुवतरेखीय क्षेत्र की तरफ इस तरफ चलनी चाहिए। अब चलती कैसे है वो ध्यान दें, उसमें ये नियम लगा देते हैं, ये नियम लगा देते हैं। उत्तर की ओर बह रही है तो उत्तर की ओर बहती हुई ये ऐसे बह रही है, लेकिन विचलन कैसे हो गया, इस प्रकार विचलन हो गया, तो ये सारी की सारी पवनें कैसे चलेगी, इस प्रकार चलेगी, इस प्रकार से। क्लियर है, ये ध्यान में रखना है। और उपोष्ण कटिबंध की तरफ ऐसे चल रही है, उत्तरी गोलार्ध है ऐसे चल रही है, तो ऐसे चलती हुई कैसे विचलित हो जाएगी अपने राइट हैंड की तरफ, तो इस प्रकार विचलित हो जाएगी, इस प्रकार विचलित हो जाएंगी सारी की सारी पवनें। क्लियर है। अब इसको जो बुक में लिखा होता है वैसे हम नोट करते हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये पश्चिम है। अब आप ध्यान दें कि कैसे चल रही है। देखिए किताब में क्या लिखा होता है कि उपोष्ण कटिबंध से उप ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलने वाली समस्त पवनें, कहां से, उपोष्ण कटिबंध से उप ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलने वाली समस्त पवनें उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कहां से, ऐसे इस प्रकार चलती है। तो कहां से चली है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। ये देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चली है। क्लियर है। और उपोष्ण कटिबंध से जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, विषुवतरेखीय क्षेत्र है की तरफ चलने वाली उत्तरी गोलार्ध की समस्त पवनें कैसे चलती है, इसके जस्ट विपरीत कैसे चलेगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलेगी। क्लियर हुआ ये। अब ऐसा ही प्रतिरूप हम दक्षिणी गोलार्ध में भी बनाते हैं उपोष्ण कटिबंध के लिए। यहां से पवन चलनी चाहिए, वो चलनी तो कैसे चाहिए, इस प्रकार से, यहां से इस प्रकार से। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध का नियम ये है एंटी क्लॉकवाइज वाला, तो ये सारी की पवनें कैसे चलेगी, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे। और यहां दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलेंगी, ये चलनी तो चाहिए ऐसे, लेकिन चलती कैसे है, इस तरह, ये वाला नियम लग जाएगा, तो ये इस प्रकार चलेंगी ऐसे। क्लियर है। अब इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं कि उपोष्ण कटिबंध में दक्षिणी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध से यदि ध्रुवीय विषुवतरेखीय क्षेत्र की ओर चलने वाली जो समस्त पवनें हैं वो कैसे चलती है, तो इस चित्र के हिसाब से देखें तो ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। तो इसी से स्टेटमेंट बना लेते हैं कि उपोष्ण कटिबंध से विषुवतरेखीय क्षेत्र की ओर चलने वाली दक्षिणी गोलार्ध की जो पवनें हैं वो कैसे चलती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। ये देखें दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चल रही है। और उपोष्ण कटिबंध से उप ध्रुवीय क्षेत्र की ओर दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली जो पवनें हैं वो कैसे चलेंगी, इसके जस्ट विपरीत चलेंगी, इसके जस्ट विपरीत। कैसे कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलेंगी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलेंगी। क्लियर है। तो ये ध्यान में रखना है, वायुदाब की पेटियों के बीच में पवन प्रवाह हो कैसे रहा है। अब लास्ट जो पेटी रही है वो है ध्रुवीय पेटी। ध्रुवीय पेटी, ध्रुवीय पेटी में तापमान कैसा होता है, हमेशा ही निम्न होता है। वायुदाब कैसा होता है, हमेशा ही उच्च होता है। तो ध्रुवीय क्षेत्र की ओर से उप ध्रुवीय क्षेत्र की ओर हवा चलेगी, तो उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, क्योंकि ध्रुवीय उच्च वायुदाब है और उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब है। तो यहाँ हवा चलनी तो ऐसे चाहिए, लेकिन वास्तव में चलती कैसे है, वो इस प्रकार क्लॉकवाइज स्लाइड हो जाएगी। तो ये सारी की सारी पवनें कैसे चलेंगी, इस प्रकार चलेंगी।
और यहाँ ध्यान रखना कि एक ही गोलार्ध में वो कौन से दो वायुदाब क्षेत्र है जहां पवनों की दिशा समान रहती है। तो वो कौन सा क्षेत्र है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के बीच में पवन कैसे चल रही है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चल रही है, और ध्रुवीय क्षेत्र से उपध्रुवीय क्षेत्र की ओर भी कैसे चल रही है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चल रही है। तो यहाँ दोनों की दिशा समान है। क्लियर है? ऐसा ही दक्षिणी गोलार्ध में होता है। यहाँ भी कैसे चलेंगे? इसके बिल्कुल समान प्रतिरूप में इस प्रकार चलेंगे। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर वायुदाब कैसा होता है? ज्यादा होता है, और यहाँ पर वायुदाब उपध्रुवीय क्षेत्र में कैसा है? कम है। तो यहाँ से वायुदाब की जब पवनें इस तरफ स्लाइड होंगी तो उनकी दिशा कैसी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर हो जाएगी। क्लियर है? तो आपने ध्यान में रखना है, जो महत्वपूर्ण इसमें चीजें हैं वो ये याद रखना है कि वायुदाब क्या है? एक भौतिक वस्तु है। क्यों है? क्योंकि ये गैसों का मिश्रण है। इसका भार सर्वाधिक कहाँ होता है? सागर तल पर होता है। इसका भार कितना होता है? 14.7 पौंड होता है। इसको नापा किस यंत्र से जाता है? तो वो बैरोमीटर है। किस इकाई में नापा जाता है? तो वो मिलीबार है। और कौन सी चीजें हैं जिसमें नापा जा सकता है? तो वो इंच है, सेंटीमीटर है। इंच में कितना? 29.92 इंच। सेंटीमीटर में कितना? 76 सेंटीमीटर। और जो मिलीबार में है, मिलीबार में कितना? 1013.25 मिलीबार सागर तल पर इसकी आदर्श जो अधिकतम जो भार होता है वो बताया जाता है। उसके बाद में हमने वायुदाब की पेटियों की बात की है। वायुदाब की पेटियां कितनी हो गई है? 7 वायुदाब की पेटियां हैं, जिसमें से 3 पेटियों का निर्माण किससे हुआ है? तापमान के कारण हुआ है। और 4 पेटियों का निर्माण किसके कारण हुआ है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हुआ है। जिसका निर्माण तापमान के कारण हुआ है वो कौन सी पेटी है? तापजन्य। जिसका निर्माण घूर्णन के कारण हुआ है वो कौन सी पेटी है? गतिजन्य पेटी है। अब तापजन्य पेटी कौन सी बताई है? एक तो पृथ्वी के बिल्कुल बीच वाली कौन सी? उष्णकटिबंधीय है, उच्च ताप और निम्न वायुदाब की पेटी। और ध्रुवीय क्षेत्र दोनों कौन से? कि ध्रुवीय निम्न ताप और उच्च वायुदाब की पेटी, दोनों ही उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो एक तो विषुवतरेखीय हो गए और 2 ध्रुवीय पेटी हो गई। तो 3 तापजन्य पेटी हो गई। और उपोष्ण और उपध्रुवीय दोनों ही गोलार्धों में जो पेटियां आ जाएंगी, 4 पेटियां, उनका निर्माण कैसे हुआ है? उनका निर्माण गतिजन्य पेटी के कारण हुआ है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हुआ है। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा है वायु और वायुदाब की पेटियां। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।